आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत की नई सीरीज। इस सीरीज की आज ये प्रथम क्लास होगी और इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे भारत पर अरब आक्रमण, यानी भारत पर अरबों का आक्रमण कब हुआ और तत्कालीन भारत की राजनीतिक दशा क्या थी, यानी भारत में किन किन राजनीतिक वंशों का उस समय पर शासन था, किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से राजनीतिक वंश स्थित थे। दूसरा पॉइंट होगा अरब की राजनीतिक स्थिति एवं खलीफा, यानी जिस समय भारत पर आक्रमण होता है तो उस समय अरब की राजनीतिक दशा क्या थी। और इसमें मध्यकालीन भारत में एक खलीफा का जो शब्द है ये बार बार आएगा, इसके विषय में भी हम पढ़ेंगे कि खलीफा कौन है और किस पद का नाम खलीफा है और खलीफा का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सिंध का ब्राह्मण वंश, यानी जिस वंश पर अरबों का आक्रमण होता है उसके विषय में हम विस्तार से पढ़ेंगे और युद्ध के कारण क्या थे और प्रमुख युद्ध कौन कौन से होते हैं जो अरबों के द्वारा भारत पर किया जाता है, यानी सिंध साम्राज्य के ऊपर जो आक्रमण होता है तो वो कौन कौन से युद्ध होते हैं उनके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इन सभी को हम मानचित्र के माध्यम से उनकी भौगोलिक स्थिति भी देखेंगे और साम्राज्य विस्तार के संबंध में भी पढ़ेंगे और भारत के राजनीतिक दशा के विषय में भी। शुरू करते हैं हम आज की इस क्लास को। पढ़ेंगे हम भारत की राजनीतिक दशा, यानी जिस समय भारत पर आक्रमण होता है तो उस आक्रमण के टाइमिंग में भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर किन किन राजनीतिक वंशों का शासन था। ये टाइमिंग है जिस समय भारत पर आक्रमण होता है 711 से 12 एडी का। तो 711 से 712 ईस्वी में भारत की राजनीतिक दशा क्या थी तो इसको देखेंगे हम मानचित्र के माध्यम से। तो यहां पर आप देखेंगे ये पूरा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो शासन था वो यहाँ पर ब्राह्मण वंश का शासन था, यानी ये सिंध का क्षेत्र है और सिंध के क्षेत्र में ब्राह्मण वंश का शासन। ये जो क्षेत्र है ये यहाँ पर बलूचिस्तान जो प्रांत है इस समय पर पाकिस्तान का, तो ये और उधर चीन का जो क्षेत्र है यानी बलूचिस्तान जो इधर स्पर्श करता है वो करता है इधर ईरान की सीमा को और ऊपर अफगानिस्तान की सीमा को। तो यहां तक ये सिंध राज्य विस्तारित था, लेकिन इसके बाद में इधर अरबों का अधिकार था, अरबों का साम्राज्य था। तो सिंध में महत्वपूर्ण राजा है इस समय पर यहाँ दाहिर, तो ध्यान रखिएगा दाहिर इस समय सिंध के शासक हैं। यानी अरबों के आक्रमण के समय सिंध राज्य के शासक हैं राजा दाहिर। ऊपर की बात करेंगे हम, इन क्षेत्रों पर काबुल तक के क्षेत्र पर यहां पर जो शासन चल रहा है वो है कारकोट राजनीतिक वंश। इनको हम पढ़ेंगे विस्तार से जिस समय पर हम प्राचीन भारत की सीरीज प्रारंभ करेंगे। और प्राचीन भारत में जब हम पढ़ेंगे उत्तरवर्ती प्राचीन काल या फिर पूर्व मध्यकाल, तो पूर्व मध्यकाल में हम इन राजनीतिक वंशों के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे कि किन किन क्षेत्रों में किन किन राजनीतिक वंशों के द्वारा शासन किया गया और उनके महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से हुए। जैसे कारकोट वंश, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्मन के द्वारा की गई, दुर्लभ वर्मन के द्वारा की गई और उनके उत्तराधिकारी कौन कौन से रहे? जैसे दुर्लभ वर्मन का उत्तराधिकारी होता है, उसके बाद चंद्रपीठ। लेकिन जिस समय भारत पर यह आक्रमण हो रहा है इस टाइमिंग में जो कारकोट वंश यानी कश्मीर क्षेत्र के जो राजा थे वो थे चंद्रपीठ। तो कश्मीर के शासक का नाम है चंद्रपीठ, कारकोट वंश के ये शासक हैं। उसके बाद कन्नौज यानी उत्तर भारत के जो महत्वपूर्ण शासक हैं और जिनका केंद्र है यानी राजधानी कन्नौज है, तो यहाँ के जो शासक हैं उत्तर भारत के पूरे लगभग उत्तर भारत के महत्वपूर्ण शासक जो हर्षवर्धन के बाद हैं यशोवर्मन। लेकिन बीच की टाइमिंग में कोई ऐसा महत्वपूर्ण शासक नहीं होता, लेकिन यशोवर्मन के विषय में जानकारी मिलती है कि यशोवर्मन एक महत्वपूर्ण शासक रहे कन्नौज के हर्षवर्धन के बाद। लेकिन इधर के क्षेत्र में जो राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र है यहाँ राजपूताना शासकों का शासन रहा है। छोटे छोटे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजपूत शासकों के द्वारा शासन किया जा रहा है। तो इस क्षेत्र में उत्तर भारत के महत्वपूर्ण शासक के रूप में आएंगे यशोवर्मन। आगे चलकर कारकोट और यशोवर्मन के बीच में संघर्ष होता है और ये संघर्ष
चंद्रपीठ के उत्तराधिकारी तारापीठ, तारापीठ के उत्तराधिकारी जो बनते हैं ललिता दिव्य मुक्तापीठ, ललिता दिव्य मुक्तापीठ और यशोवर्मन की आपस में लड़ाई होती है और उस लड़ाई में ललिता दिव्य मुक्तापीठ यशोवर्मन को पराजित करते हैं और अपने साम्राज्य का विस्तार, कश्मीर में जो साम्राज्य था उस साम्राज्य का विस्तार बंगाल तक कर देते हैं। तो ये हम आगे चल करके जिस समय पर पूर्व मध्यकाल पढ़ेंगे तो पूर्व मध्यकाल में इसके संबंध में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इधर हम बात करते हैं दक्कन के पठार में। तो दक्कन के पठार में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में जो स्थापित है वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य। चालुक्य राजनीतिक वंश का यहाँ पर शासन है। ये राजनीतिक वंश भी महत्वपूर्ण राजनीतिक वंश है और शक्तिशाली राजनीतिक वंश रहा है। इस राजनीतिक वंश के पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन को पराजित किया गया था नर्मदा नदी के तट पर हुए युद्ध में। तो इस समय इस टाइमिंग में चालुक्य वंश के जो महत्वपूर्ण शासक हैं विजयादित्य। शासक है यहां पर विजयादित्य। तो विजयादित्य चालुक्य वंश के शासक। और नीचे अगर हम राजनीतिक वंश की बात करते हैं, भारत के दक्षिण भारत के राजनीतिक वंशों में बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक वंश है पल्लव वंश। यहां पर शासन है पल्लव का और इस समय पल्लव वंश में जो शासक हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं नरसिंहवर्मन द्वितीय। नरसिंहवर्मन और क्रम में इनसे पहले भी एक नरसिंहवर्मन हो गए, तो ये है द्वितीय। नरसिंहवर्मन द्वितीय का यहाँ पर शासन होता है। तो ये है भारत की राजनीतिक दशा जिस समय पर भारत में 711-12 में अरबों का आक्रमण होता है। इस कोरे क्षेत्र में यहाँ पर शासन कर रहे हैं राजा दाहिर और सिंध क्षेत्र में इनके जो वंश का नाम है वो है ब्राह्मण वंश, जिसके विषय में हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जिसकी सीमाएं इधर अफगानिस्तान और ईरान, यानी इधर इसी समय पर ये खुरासान का क्षेत्र है और इधर यहाँ पर ईरान की सीमा तक इसकी सीमाएं विस्तारित थी। तो ये महत्वपूर्ण राजनीतिक वंश है। इधर कारकोट राजनीतिक वंश है। चंद्रपीठ, जिस समय पर अरबों का आक्रमण सिंध पर हुआ और सिंध को जीत लिया गया तो उस समय चंद्रपीठ के द्वारा चीन के शासक से अरबों के आक्रमण के विरुद्ध सहायता की मांग की गई थी, लेकिन सहायता नहीं दी गई थी। तो यहाँ पर ये और यहाँ है यशोवर्मन। यशोवर्मन के इधर नीचे अगर आप देखेंगे दक्षिण भारत में दक्कन के पठार में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में चालुक्य और चालुक्य शासक होगी विजयादित्य और नीचे पल्लव वंश के शासक है नरसिंहवर्मन द्वितीय। इनको हम विस्तार से पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब आगे हम देखते हैं अरब साम्राज्य की राजनीतिक दशा। ये भारत की राजनीतिक दशा थी। अरब साम्राज्य की राजनीतिक दशा क्या थी इस समय पर 711-712 ईस्वी में। आप यहां देखेंगे ये है अरब प्रायद्वीप का क्षेत्र। ये महत्वपूर्ण प्रायद्वीप है। अरब साम्राज्य का जो प्रारंभिक केंद्र बिंदु रहा राजधानी के रूप में जहां से संचालन होता था तो वो था मदीना का क्षेत्र। मदीना के बाद में आगे राजनीतिक केंद्र के रूप में इराक में स्थानांतरित होता है कोफा और फिर राजनीतिक केंद्र बनता है सीरिया की राजधानी दमिश्क। तो इस समय पर जो महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र है अरब शक्ति का या अरब साम्राज्य का तो वो है दमिश्क, यानी सीरिया की राजधानी। अब यहां राजनीतिक दशा के रूप में आप देखेंगे कि ये मैंने आपको बताया यहाँ पर जो सिंध क्षेत्र है यानी भारत और खुरासान और ईरान की सीमा, तो यहां तक साम्राज्य है। इस क्षेत्र तक साम्राज्य विस्तारित है अरबों का। इसके ऊपर ये पूरा खुरासान का जिसमें उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह का क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग पूरे क्षेत्र पे शासन है अरबों का। और इधर इस क्षेत्र में यहाँ तक विस्तारित है। इधर इस क्षेत्र से लेकर के अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में मोरक्को तक ये साम्राज्य है अरब साम्राज्य। और यूरोप के क्षेत्र में बात करते हैं तो स्पेन तक ये साम्राज्य अरब का है। तो ये एक बड़ा साम्राज्य है इस समय पर, जिस समय भारत में अरबों का आक्रमण होता है। और इस साम्राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है वो मैं आपको बता चुका हूँ दमिश्क है। और दमिश्क में भी इस साम्राज्य के जो राजनीतिक प्रमुख के रूप में जो शासन कर रहे हैं वो होते हैं खलीफा, जो
हमें अभी पढ़ना भी है खलीफा किसे कहते हैं, क्या स्थिति है खलीफा की, खलीफा का पद क्यों महत्वपूर्ण होता है, ये सब हम पढ़ेंगे इसी में ही। तो यहां पर हम पहले चर्चा करते हैं खलीफा के विषय में। खलीफा क्या है? खलीफा इस्लामिक धर्म में सर्वोच्च धार्मिक गुरु को बोला जाता है। यानी जिस समय पर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है, तो मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में होती है। तो 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में अब जो उनके अनुयायी थे, उन अनुयायियों में आपस में विचार विमर्श करने के बाद में कि आगे इस धार्मिक रूप से किसको एक नेता के रूप में या धार्मिक गुरु के रूप में नियुक्त किया जाए, तो विचार विमर्श के बाद में तो पहले खलीफा के रूप में जो नियुक्त किया गया, या ये कहेंगे कि मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हैं उनको जो नाम दिया गया वो नाम है खलीफा, यानी मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कहलाते हैं खलीफा। तो पहले जो खलीफा नियुक्त किए गए हैं वो किए गए थे हजरत अबू बकर। तो हजरत अबू बकर इस्लाम धर्म के प्रथम खलीफा हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है। प्रारंभिक के 4 खलीफाओं के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मुस्लिम धर्म के प्रथम खलीफा कौन थे? तो खलीफा किसे कहते हैं? जो मोहम्मद साहब के बाद में एक धार्मिक रूप से जो सर्वोच्च व्यक्ति हैं, जो सर्वोच्च गुरु हैं, तो उनको बोला गया खलीफा। लेकिन खलीफा सिर्फ धार्मिक गुरु ही नहीं, धार्मिक गुरु के साथ साथ में राजनीतिक भी होते हैं और न्यायिक रूप से भी ये सर्वोच्च और सबसे प्रमुख पद हैं। तो खलीफा धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, न्यायिक रूप से अरब साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण पद है। तो पहले खलीफा, इनके द्वारा जो शासन किया गया 632 से लेकर के 34 तक हजरत अबू बकर प्रथम खलीफा के द्वारा शासन किया गया, या प्रथम खलीफा रहे। और उनके बाद जो महत्वपूर्ण खलीफा के रूप में इनके द्वारा अरब के क्षेत्र से साम्राज्य का विस्तार फारस तक और इधर कस्तुनतुनिया से चलने वाली रोमी हुकूमत के इस यानी सीरिया क्षेत्र तक विस्तार दिया गया, और इसी क्षेत्र में यानी मिस्र वगैरह के कुछ क्षेत्रों को भी जीता गया। तो सर्वाधिक जो विस्तार हुआ था वो हजरत यानी दूसरे खलीफा हजरत उमर के टाइम पर हुआ था। तो दूसरे खलीफा हैं हजरत उमर। तो हजरत उमर के टाइमिंग में इनका टाइमिंग है 634 से लेकर के 44 तक का, 644 तक। तो 10 साल के शासन में इनके द्वारा अरब साम्राज्य मदीना से यानी अरब क्षेत्र से फारस तक और इधर सीरिया तक और इधर अफ्रीका महाद्वीप तक विस्तारित किया गया। इनके बाद तीसरे महत्वपूर्ण खलीफा के रूप में आएंगे हजरत उस्मान। इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। 4 खलीफा महत्वपूर्ण होते हैं, 4 खलीफाओं के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है। हजरत उस्मान, इनकी जो टाइमिंग रही है 644 से लेकर के और 656 तक इनके द्वारा खलीफा के रूप में कार्य किया गया। फिर चौथे महत्वपूर्ण खलीफा हजरत अली, और हजरत अली के द्वारा 656 से लेकर 61 तक कार्य किया गया। तो ये 4 महत्वपूर्ण खलीफा हैं, जिन खलीफाओं को खुलफाए राशिदीन या खलीफाए राशिदीन के नाम से जाना जाता है। तो खलीफा पहले इन 2 खलीफाओं तक यानी 3 खलीफाओं तक जो अरब साम्राज्य का केंद्र बिंदु रहा या राजधानी रही वो था मदीना। हजरत अली के टाइम से राजधानी मदीना से परिवर्तित होकर के इराक में पहुंची और इराक के कोफा से राजधानी संचालन हुआ। लेकिन हजरत अली की मृत्यु के बाद 61 में यहां पर खलीफा के रूप में जो नियुक्त होते हैं वो नियुक्त होते हैं जो गवर्नर उस समय पर थे, गवर्नर यानी सीरिया के जो गवर्नर थे माविया, तो वो खुद को खलीफा घोषित कर देते हैं। तो यहां पर माविया खलीफा होते हैं और राजधानी स्थानांतरित हो जाती है दमिश्क में।
लेकिन यहाँ हजरत अली की मृत्यु के बाद में कुछ समय के लिए हजरत हसन खलीफा बनते हैं, लेकिन जब विवादित स्थिति होती है उधर मुआविया अपने आप को खलीफा घोषित कर देते हैं, तो उस विवादित स्थिति को, जिससे धार्मिक रूप से कोई विवाद उत्पन्न ना हो, तो हजरत हसन अपना पद त्याग करके मुआविया को ही खलीफा मान लेते हैं। तो मुआविया यहाँ से खलीफा यहाँ पर रहेंगे दमिश्क के अंदर, और यहीं से खिलाफत चलेगी। तो लंबे समय तक ये खिलाफत चलती है, और इनके द्वारा जो खिलाफत होती है वो 661 से लेकर के 680 तक शासन किया जाता है, यानी खलीफा के रूप में ये कार्य करते हैं मुआविया। मुआविया के बाद में उनके लड़के बनते हैं यजीद, 3 साल तक रहते हैं। उनके बाद में फिर मुआविया सेकंड आते हैं जो 1 साल तक रहते हैं, 83-84 के बीच में। फिर आते हैं मरवान। मरवान का जो पीरियड होता है वो 84-85 होता है, 600 की हम बात कर रहे हैं। तो 84-85 के बाद में जो खलीफा होते हैं वो आते हैं यहाँ पर अब्दुल मलिक बिन मरवान। और मरवान के द्वारा, अब्दुल मलिक बिन मरवान के द्वारा जो शासन किया जाता है 85, यानी 685 से लेकर के 705 ईस्वी तक। और अब यहाँ पर जो खलीफा आएंगे वो महत्वपूर्ण होंगे। उन्हीं खलीफा के टाइमिंग में भारत पर आक्रमण होगा, और इन खलीफा का नाम है वलीद बिन अब्दुल मलिक। यहाँ पर बिन जो साथ में लगता है ये सन ऑफ होता है, यानी कि पिता का नाम होता है। यानी अगर हम बात करते हैं वलीद बिन अब्दुल मलिक, यानी अब्दुल मलिक का बेटा वलीद, तो इनका जो टाइमिंग है ये ध्यान रखिएगा, जिस समय पर, जैसे अभी मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होगा, उसके बाद गजनवी का आक्रमण होगा, फिर गोरी का आक्रमण होगा, तो उस समय पर कौन कौन से खलीफा थे। तो मोहम्मद बिन कासिम के समय पर जो खलीफा हैं वही वलीद, यहाँ पर वलीद बिन अब्दुल मलिक। तो इनका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है 705 से लेकर के 715 तक। अब यहां पर यह ध्यान रखिएगा, इतने बड़े साम्राज्य का जो खलीफा धार्मिक रूप से भी नेतृत्व कर रहे हैं, दूसरा राजनीतिक रूप से भी नेतृत्व कर रहे हैं, और साथ ही न्यायिक रूप से भी नेतृत्व कर रहे हैं। तो इस साम्राज्य को अलग अलग प्रांतों के रूप में विभाजित किया गया है, और अलग अलग प्रांतों में अलग अलग गवर्नर नियुक्त किया गया। जैसे इधर मिस्र के गवर्नर हैं, फिर इधर अफ्रीका के इस क्षेत्र के अलग गवर्नर होते हैं, जैसे इधर मूसा बिन नुसैर होते हैं। यहाँ पर इस टाइमिंग में वलीद बिन अब्दुल मलिक के जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ गवर्नर हैं, और जिनको बनाया गया इराक और ईरान का गवर्नर, साथ ही खुरासान का गवर्नर, वो है हज्जाज। यानी इस क्षेत्र में हज्जाज बिन यूसुफ इनको बोला जाता है। तो हज्जाज यहाँ के इस समय के गवर्नर हैं, और सबसे, यानी खलीफा वलीद के सबसे विश्वास पात्र और सबसे शक्तिशाली जो गवर्नर के रूप में ही वो है हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज बिन यूसुफ के ही टाइमिंग में, या इनके ही द्वारा, इन्हीं के ही निर्देश पर भारत के सिंध राज्य पर आक्रमण होता है। परिस्थिति क्या होती है, क्या उस समय पर ऐसे कारण बनते हैं कि ये युद्ध अवश्य संभावी हो जाता है, उसके विषय में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। तो ये है अरब साम्राज्य की राजनीतिक दशा, जिसमें महत्वपूर्ण पद होता है खलीफा। इससे संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि खलीफा किसे कहते हैं। ऑप्शन में कई सारे दिए होते हैं, इस्लाम धर्म का सर्वोच्च गुरु, धार्मिक गुरु, तो यही आंसर होता है। तो इस्लाम धर्म के सर्वोच्च धार्मिक गुरु। लेकिन धार्मिक गुरु के साथ साथ में मैंने आपको बताया कि राजनीतिक भी है और न्यायिक भी है, क्योंकि किसी भी स्थान पर कोई भी गवर्नर अगर बदला जाएगा या सेना नायक को बदला जाएगा तो उसकी अनुमति खलीफा से लेनी होती है। या कोई भी साम्राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है, उसमें अंतिम जो निर्णय होता है वो खलीफा का ही होता है। तो इस तरह से यहाँ पर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में 632 में उनके उत्तराधिकारी के रूप में जो नियुक्त किया गया उनको हजरत अबू बकर का जो समय रहा है वो 632 से 34 तक, और ये जो पद कहलाया, जो नियुक्ति की गई थी, उनको बोला गया खलीफा। बाद में हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान, हजरत अली, आगे का क्रम मैंने आपको बताया है। यहाँ पर भी 715 में जब वलीद की मृत्यु हो जाती है, वलीद के बाद में इनके भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक वो खलीफा बनेंगे। और उसी टाइमिंग में यहाँ महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी कि भारत में जो एक यहाँ साम्राज्य विस्तार का कार्य चल रहा है सिंध क्षेत्र में, और सिंध को पूर्ण रूप से जीत लिया गया, और संभावना थी कि कश्मीर पर आक्रमण होगा या फिर अन्य राजनीतिक भारत के मुख्य क्षेत्र पर हो सकता साम्राज्य विस्तार का कार्य किया जाता। लेकिन उसी समय पर यहाँ पर 715 में
खलीफा वलीद की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण मोहम्मद बिन कासिम को वापस जाना पड़ता है। वापस क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि उनके यानी खलीफा वलीद के उत्तराधिकारी उनके भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, जितने भी उनके पूर्ववर्ती गवर्नर या सिपासलार अलग अलग क्षेत्रों में जो साम्राज्य विस्तार का कार्य कर रहे थे, उन सबको वापस बुला लेते हैं और अपने समर्थक सेना नायकों को या गवर्नरों को नियुक्त करने के लिए वो फिर नियुक्ति करते हैं। इसलिए यहाँ साम्राज्य में परिवर्तन होने से, केंद्र में परिवर्तन होने से राजनीतिक स्थिति पूरे साम्राज्य की परिवर्तित हो जाती है। इसी समय यहाँ पर जब मोहम्मद बिन कासिम है, तो इस क्षेत्र में जो चीन का क्षेत्र है, चीन के क्षेत्र के साथ साथ में ऊपर रशिया का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी साम्राज्य विस्तार का कार्य चल रहा था, या साम्राज्य के लिए लंबा संघर्ष यहाँ पर भी चल रहा था। और यहाँ के जो सेनानायक के रूप में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, वो थे यहाँ पर मुस्लिम बिन कुतैबा बिन मुस्लिम, कुतैबा बिन मुस्लिम। तो यहाँ मोहम्मद बिन कासिम, इधर कुतैबा बिन मुस्लिम, और स्पेन के क्षेत्र में जो साम्राज्य विस्तार का जो कार्य कर रहे थे, तो यहाँ पर थे महत्वपूर्ण तारिक बिन जियाद, मूसा बिन नुसैर के सिपासलार इधर। तो ये है यहाँ पर स्थिति। और ये 715 से लेकर के 717 तक 2 साल का जो शासन होता है सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का होता है। और उसके बाद में एक महत्वपूर्ण खलीफा आते हैं इस्लामिक साम्राज्य के अंतर्गत या इस्लामिक इतिहास में, जिनका नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज, जो 717 से लेकर के 720 तक शासन करते हैं। और वो इन्हीं श्रेणी में आते हैं। इन 4 खलीफाओं के बाद में खुलफाए राशिदीन में उनको भी गिना जाता है, क्योंकि उनके द्वारा भी उसी तरह से साम्राज्य किया गया या उसी तरह से नेतृत्व किया गया जैसे इन 4 खलीफाओं के द्वारा शुद्ध रूप से किया गया था। तो ये अरब साम्राज्य की राजनीतिक दशा। अब हम आगे बढ़ेंगे। ब्राह्मण वंश महत्वपूर्ण राजनीतिक वंश होगा। अब ब्राह्मण वंश जो है, ब्राह्मण वंश के संस्थापक कौन थे, ब्राह्मण वंश की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो आप ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा, राजा चच के द्वारा, राजा चच के द्वारा स्थापना की गई। और इस राजवंश की हमें जानकारी और इस अरब आक्रमण की जानकारी विस्तार से हमें किस साहित्य से मिलती है? इन्हीं के नाम पर उस साहित्य का नाम है जिसका नाम है चच नामा। तो ये पुस्तक ध्यान रखिएगा, चच नामा महत्वपूर्ण राजनीतिक और ऐतिहासिक पुस्तक है ये चचनामा। तो चचनामा की रचना किसके द्वारा की गई? ये लिखी किसके द्वारा? तो अली अहमद इसके लेखक हैं। तो इस पुस्तक को याद रखिएगा, उस पुस्तक के लेखक भी आप याद रखिएगा, अली अहमद। तो राजा चच ने ब्राह्मण वंश की स्थापना की। ये राजा चच इनके राजनीतिक वंश से पहले यानी ब्राह्मण वंश से पहले इस क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में, जिसकी सीमा ईरान और इधर के पूरे खुरासान के क्षेत्र से मिलती थी, तो यहां पर एक राजनीतिक वंश था जिसका नाम था राय वंश। तो राय वंश का साम्राज्य था। राय वंश के अंतिम शासक में जो राय साहसी या राजा साहसी जिनको बोला जाता है, उनके महत्वपूर्ण एक मंत्री के रूप में या उनके सलाहकार के रूप में राजा चच उनके दरबार में नियुक्त थे। लेकिन राजा साहसी की जब मृत्यु हो जाती है, तो उनकी मृत्यु के बाद में ये उनकी विधवा के साथ में विवाह कर लेते हैं और उत्तराधिकारी ना होने की स्थिति में खुद को ये शासक घोषित कर देते हैं। तो यहाँ पर राजा चच इस तरह से नए राजनीतिक वंश की स्थापना करते हैं जिसका नाम है ब्राह्मण वंश, क्योंकि ये ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण थे तो इनके राजनीतिक वंश को ब्राह्मण वंश के नाम से जाना जाता था। ये है राय वंश, ये थे क्षत्रिय। इन्हीं के एक भाई थे राजा महारत, जो चित्तौड़ के क्षेत्र में शासन करते थे। उनके और इनके बीच में लंबा संघर्ष भी हुआ था। संघर्ष में राजा चच विजय हुए थे और फिर ये पूरे क्षेत्र पर इनका अधिकार हो गया था। चच के बाद में जो शासन करते हैं इनके छोटे भाई चंदर शासन करते हैं, और चंदर के बाद में राजा चच के जो पुत्र हैं दाहिर, और दाहिर के साथ में जयसेना या जयसिंह भी बोलते हैं, जयसेना, और जयसेना के साथ साथ इनकी तीसरी संतान के रूप में है जयसेना, और इन्हीं की एक तीसरी संतान यानी इनकी बेटी है और उसका नाम है
माया रानी। माया रानी। तो यहां पर जिस समय चंद्र को हटा दिया जाता है या चंद्र के बाद में जो शासक बनेंगे वो राजा दाहिर बनते हैं। इस क्षेत्र में, सिंध के क्षेत्र में, और राजनीतिक मैंने आपको बताया कि सिंध क्षेत्र की जो राज्य सीमा है वो इधर कहां पर मिलती है, ईरान और खुरासान के इस पूरे बड़े क्षेत्र पर इनका शासन था। ऊपर की सीमा कश्मीर के कारकोट वंश से मिलती है और इधर पर इन क्षेत्रों से मिलती है, और इन सीमावर्ती क्षेत्रों में इनके छोटे छोटे किलेदार या सामंत हैं, और उनके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। अभी जो संघर्ष की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं यहाँ पर। तो राजा दाहिर, यहाँ इनकी राजधानी है इस क्षेत्र में, यहाँ पर अरोड़। तो अरोड़ क्षेत्र में शासक के रूप में नियुक्त होते हैं राजा दाहिर। और यहाँ एक महत्वपूर्ण केंद्र है सिंधी क्षेत्र का, दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र है ब्राह्मणाबाद, और ब्राह्मणाबाद के यहाँ शासक के रूप में नियुक्त होते हैं जयसेना। यहां पर राजा दाहिर है और यहां पर जयसेना, और इस क्षेत्र का नाम है ब्राह्मणाबाद। ब्राह्मणाबाद क्षेत्र के शासक बने जयसेना। अब यहां राजा दाहिर जब राज्य के शासक नियुक्त हो जाते हैं तो अपने पूरे राज्य की व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं, भ्रमण करते हैं। भ्रमण करने के बाद में अपने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधार करके और अपने राज्य की सामरिक स्थिति को सुधार करके इनका राज्य एक काफी संपन्न और खुशहाल राज्य बनता है, क्योंकि ये अच्छी व्यवस्था करते हैं और अपने साम्राज्य का नेतृत्व या संचालन बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन राजा दाहिर जब अपने राज्य का भ्रमण करने के बाद व्यवस्था को सुदृढ़ कर लेते हैं तो उनकी बहन माया रानी, ये भी हमें जानकारी इन्हीं साहित्य से प्राप्त होती है, तो माया रानी के विवाह के लिए अपने दरबार में एक सभा का आयोजन करते हैं कि भी माया रानी का विवाह किस राजनीतिक वंश के यहाँ प्रस्ताव भेजा जाए और किससे विवाह किया जाए। लेकिन उसी में ही उनके जो पुरोहित होते हैं, उनके जो यहाँ पर दरबार में रहने वाले जो पुरोहित है, तो वो पुरोहित या ज्योतिषी जो है वो उनके भविष्यवाणी करते हैं, राजा दाहिर को बताते हैं कि आपके साम्राज्य में आपके बाद जो उत्तराधिकारी बनेगा वो माया रानी की जिससे विवाह होगा वो उत्तराधिकारी होगा। यानी आपका साम्राज्य समाप्त होकर के सत्ता का स्थानांतरण जिनसे माया रानी का विवाह होगा वो सत्ता के शासक बन जाएंगे, यानी सत्ता उनके पास में स्थानांतरित हो जाएगी। तो इस बात को लेकर के राजा दाहिर सोच में पड़ जाते हैं और उसके बाद फिर ये अपने विश्वास पात्र जो इनके पुरोहित हैं उनको बुलाएंगे, जिनका नाम है बुद्धिमल। अब बुद्धिमल को बुला करके उनसे विचार विमर्श करते हैं कि इसका कोई हल अगर हो सकता है तो वो उनको सुझाए। अब बुद्धिमल उनको सुझाव देते हैं कि आप अपनी बहन के साथ में खुद ही विवाह कर लें, जिससे राज्य के शासक के रूप में आप ही शासक रहेंगे। लेकिन इसका राजा दाहिर विरोध कर देते हैं। विरोध करने के बाद में अब उनको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल भी सेट किया जाता है जो कहानी के रूप में यहाँ रहता है कि वो एक बकरे को पकड़ते हैं, उसके सर पर पानी छिड़ककर मिट्टी वगैरह डाल करके कुछ पौधों को कुछ बीज डालते हैं जिससे पौधे निकल जाते हैं, उसको राजधानी में छोड़ देते हैं। कुछ दिनों के लिए जो है वो एक कौतूहल का विषय बन जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद में फिर लोग उसको देखना बंद कर देते हैं, जिससे वो राजा को बताते हैं कि जैसे कि इस बकरे की स्थिति हुई, इस बकरे की स्थिति हुई कि कुछ समय तक तो ये चर्चा का विषय रहा और बाद में सब लोग भूल गए, अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए। ऐसे ही यदि आप विवाह कर लेते हैं, साम्राज्य आपका बचा रहेगा, साम्राज्य किसी दूसरे को स्थानांतरित नहीं होगा, आप ही इसके शासक बनकर के रहेंगे। कुछ दिन तक लोग विरोध करेंगे, कुछ चर्चाएं होंगी, लेकिन बाद में सब भूल जाएंगे। तो ये चीज उनको समझ में आती है और राजा दाहिर अपनी बहन के साथ में विवाह कर लेते हैं। अब ये विवाह नाममात्र विवाह होता है, लेकिन ये विवाह एक ऐसे शासक हैं जो अपनी बहन के साथ में विवाह करते हैं। लेकिन आगे चल करके ये जब पता चलता है जयसेना को, तो जयसेना इनके विरुद्ध आक्रमण करता है, लेकिन दोनों के बीच में यहाँ पर समझौता हो जाता है और ये सत्ता आगे चलती रहती है। अब इसी में ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इनके बेटे का नाम भी है राजा दाहिर। राजा दाहिर के एक महत्वपूर्ण, वैसे तो इनके और बेटे भी हैं, गोपी हैं, लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण इनके बेटे हैं जय सिंह, जो इन युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जो अरब आक्रमण होगा तो अरब आक्रमण में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।
जो राजा दाहिर के पुत्र हैं जयसिंह। तो ये है ब्राह्मण वंश। ब्राह्मण वंश के संस्थापक चच हैं। और जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अरब आक्रमण की और इस राजनीतिक वंश की। इसके लिए महत्वपूर्ण साहित्य है चचनामा, जिसकी रचना की गई अली अहमद के द्वारा। और राजा चच किस प्रकार से शासक बने वो मैं आपको बता चुका हूँ। उनके उत्तराधिकारी के रूप में चंदर आते हैं, चंदर के बाद में दाहिर आते हैं, और दाहिर के बाद में यही ये ब्राह्मण वंश समाप्त हो जाता है, क्योंकि अरब आक्रमण में इनकी मृत्यु हो जाती है और उनके उत्तराधिकारी सत्ता प्राप्त करने में असफल रहते हैं। तो ये ब्राह्मण वंश यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। युद्ध के वो तत्कालीन कारण क्या थे और कौन कौन से प्रमुख युद्ध रहे। अब आप यहां देखिएगा, इस क्षेत्र में तत्कालीन कारण से पहले हम यहाँ की पृष्ठभूमि देखते हैं। सिंध क्षेत्र की और सिंध के आसपास के क्षेत्र की राजनीतिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की है। इस क्षेत्र में मकरान नामक जगह है, ये अभी मकरान तट के नाम से है पाकिस्तान का ये क्षेत्र। तो मकरान यहाँ पर एक छोटा सा ये क्षेत्र था। तो इस क्षेत्र पर तक अधिकार था यहाँ पर अरब साम्राज्य का। और यहाँ के एक सेनानायक के रूप में खरीम बिन उमर को नियुक्त किया गया था, जो एक योग्य और महत्वपूर्ण सेनानायक साबित हुए यहाँ पर। तो जिनके द्वारा जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करेंगे तो उनके नायब सिपा सलार के रूप में भी कार्य किया जाएगा। तो खरीम बिन उमर यहाँ पर नियुक्त हैं। और इन क्षेत्रों में यहाँ पर आप इस वाले क्षेत्र को देखेंगे, ये भारत के कच्छ क्षेत्र के साथ साथ में काठियावाड़ क्षेत्र तक विस्तृत है। यहाँ पर एक कबीला बसा है पूरे ही क्षेत्र में, उसी कबीले के ये वंश यहां से और वहां तक विस्तारित था, जिसको बोला गया नकामरा कबीला। नकामरा कबीले के जो प्रमुख के रूप में है यहाँ पर, वो दो शाखाएं हैं इस कबीले की। एक के शासक ही वांगा, ध्यान रखिएगा, ये है बुद्ध मत के मानने वाले। और दूसरे इस शाखा में दूसरे शाखा के महत्वपूर्ण इस समय के जो शासक हैं वो है मोमिल, या इसको ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो यहाँ पर गतिविधि होती है, उन गतिविधियों के जो यानी सरदार के रूप में जो है वो मोमिल है, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ये नकामरा कबीला ये बोला जाता है, ये डाकुओं का एक गिरोह है जो इस क्षेत्र से जाने वाले जितने भी आयात निर्यात होते हैं, गुजरने वाले जहाज होते हैं, ये उनको लूटते हैं। लूटने के बाद में उन्हीं इसी लूट से इनके जीवन यापन या इनका जीवन चलता है। इसमें जो वांगा है वो इस क्षेत्र में शासन कर रहे हैं, यानी जो यहाँ पर मकरान के सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर वांगा बुद्ध मतावलंबी है और मोमिल हिंदू मतावलंबी है। तो यहाँ पर ये है। इसके ऊपर के क्षेत्र में कई किलेदार होते हैं, जिसमें एक सुंदरदास है, लेकिन उसकी भी सीमा यहाँ पर स्पर्श होती है, यानी सीमावर्ती क्षेत्र के किलेदार के रूप में एक सामंत के रूप में सुंदरदास। उसी के ही निकटवर्ती क्षेत्र में किरमान आता है। किरमान के महत्वपूर्ण किलेदार, आसपास के कई किलों के किलेदार ये होते हैं, बड़े सामंत होते हैं, महत्वपूर्ण सामंत रहते हैं राजा दाहिर के, इनका नाम होता है नरमेल। तो इन सब के जितने सीमावर्ती यानी मकरान के सीमावर्ती क्षेत्र में ये जितने भी किलेदार हैं, इन सबका इनके साथ में संघर्ष चल रहा है। राजा दाहिर डायरेक्ट इस संघर्ष में शामिल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इन सबको उनके द्वारा सहायता दी जाती है और कोशिश है कि इस क्षेत्र से अरब साम्राज्य को हटा करके पुनः जो पहले सिंध क्षेत्र का ही भाग था उन्हें प्राप्त किया जा सके। तो लगातार संघर्ष की स्थिति इस क्षेत्र में पहले से ही बनी हुई है। लेकिन वो तत्कालीन कारण क्या था जिसके कारण से युद्ध अवश्य संभाव्य हुआ था और युद्ध भारत पर आक्रमण किया गया। इसमें घटना यहां एक घटित होती है कि श्रीलंका के शासक के द्वारा जो खलीफा हैं, खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक, उनके लिए और प्लस जो उनके महत्वपूर्ण गवर्नर हैं जो इराक में केंद्र में बैठे हैं, तो यहाँ पर हज्जाज बिन यूसुफ के लिए कुछ जहाजों का एक काफिला बहुत सारे उपहार लेकर के यहाँ से गुजर रहा था। इस काफिले में कुछ हज यात्री भी शामिल थे, जिसमें कुछ महिलाएं भी थी और पुरुष भी थे, कुछ बुजुर्ग भी शामिल थे। तो जब ये यहाँ से गुजर रहा था तो उसकी पूर्व सूचना राजा दाहिर के पास में पहुंची हुई थी। राजा दाहिर ने इन सबको बुलाया, मोमिल को बुलाया, सुंदरदास को बुलाया, इसी के साथ में जो किरमान के हाकिम है नरवेन उनको बुलाया और उनको बुलाने के बाद में एक योजना बनाई कि इस पूरे काफिले को लूटा जाए। और इसमें मोमिल के द्वारा नेतृत्व किया गया और इस पूरे काफिले को इस क्षेत्र में जहां पर
ये देवल नामक बंदरगाह है उस समय का। मैं इधर लिखता हूं देवल। सबसे पहला जो आक्रमण होगा वो देवल पर ही होगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा, ध्यान रखिएगा। देवल, तो देवल पर, देवल नामक बंदरगाह आसपास में मोमिल अपने जो समुद्री डाकुओं का एक लीडर है, तो इसके द्वारा यहाँ पर सारे जहाजों को लूट लिया जाता है। लूटने के बाद जितने भी यात्री होते हैं सबको बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाने के लूट के टाइमिंग में कुछ लोग यहाँ से छोटी छोटी किश्तियों के माध्यम से वो पहुंच जाते हैं हज्जाज के पास में, और हज्जाज को पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे ये घटना घटित हुई। और जब हज्जाज को ये सब पता चलता है तो हज्जाज जो है राजा दाहिर के पास में अपना एक दूत भेजते हैं और उनको ये चेतावनी दी जाती है कि जो भी आपके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो ये लूट की गई है, तो इसमें जिनके द्वारा ये कार्य किया गया है उनको दंडित किया जाए, जितना सामान लूटा गया है वो सब वापस कर दिया जाए, जिन लोगों को बंदी बनाया गया है उनको छोड़ दिया जाए, और युद्ध इस कार्य के हर जाने के रूप में और कुछ राशि भी दी जाए। तो अब राजा दाहिर के द्वारा यहाँ पर ये जवाब दिया गया कि जिन इन लुटेरों के द्वारा, समुद्री डाकुओं के द्वारा ये कार्य किया गया कि उन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए वो उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो इसी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप हज्जाज के द्वारा अपने खलीफा से अनुमति ली गई इस आक्रमण की, इस युद्ध की, यानी सिंध पर आक्रमण करने की। लेकिन प्रारंभिक रूप से उन खलीफा के द्वारा, वलीद बिन अब्दुल मलिक के द्वारा इनकार कर दिया गया, लेकिन बाद में फिर दोबारा से उनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई, फिर उनको अनुमति दी गई, और अनुमति के बाद में फिर आक्रमण होता है, पहला आक्रमण देवल पर। लेकिन ये जो पहला आक्रमण होता है ये विफल रहता है। जिस सेना नायक को एक छोटी टुकड़ी के साथ में भेजा जाता है वो युद्ध में मारे जाते हैं। उनकी सहायता के लिए यहाँ ओमान से जो यहाँ के सिपा सलार होते हैं उनको भेजा जाता है, वो भी युद्ध में मारे जाते हैं। अब यहाँ हज्जाज अपने जो विश्वास पात्र या दरबारी होते हैं उनके साथ में विचार विमर्श करने के बाद में एक सिपा सलार के लिए नॉमिनेट करते हैं मोहम्मद बिन कासिम को, और मोहम्मद बिन कासिम को एक बड़ी सेना लेकर के राजा दाहिर के विरुद्ध यानी सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ से उनके साथ शामिल होते हैं करीम बिन उमर, और ये सब मिलकर के सबसे पहले जो आक्रमण करेंगे ये महत्वपूर्ण रहेगा। 711 ईस्वी में ये आक्रमण होगा, देवल पर ये आक्रमण होगा। आक्रमण, पहला आक्रमण कहां पर होगा? देवल में। देवल नामक बंदरगाह, इस बंदरगाह को इनके द्वारा ये जो किला यहाँ पर होता है उसको जीत लिया जाता है। इसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, छोटे छोटे जितने भी किले इस क्षेत्र में आएंगे उन सब किलों को जीतते हुए ये इधर राजधानी अरोड़ की ओर प्रस्थान करेंगे। लेकिन बीच में ही जैसे कुछ किले यहाँ पर होते हैं, नेरून का किला एक बड़ा किला होता है, नेरून का ये युद्ध होगा, नेरून का किला इनके द्वारा जीता जाएगा। नेरून के बाद फिर सिस्तान का क्षेत्र जीता जाएगा। सिस्तान के बाद में फिर आगे बढ़ेंगे, अरोड़ से पहले ही इस जगह पर यहाँ पर रावड़ नामक जगह आती है, ये अरोड़ है, यहाँ पर रावड़ बोलेंगे या फिर इसी को ही राबोर बोलते हैं। ये जो युद्ध होगा, जो महत्वपूर्ण युद्ध होगा जिसमें राजा दाहिर पराजित होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, युद्ध में वो मारे जाते हैं, तो वो होगा रावड़ नामक स्थान पर। जब इन किलों को जीतते हुए मोहम्मद बिन कासिम आगे की ओर बढ़ते हैं और इस क्षेत्र में पहुंचते हैं, तो यहाँ पर अरोड़ से अपनी सेना को लेकर के राजा दाहिर भी प्रस्थान कर चुके होते हैं और उन्होंने रावड़ के किले में अपनी स्थिति को वो या अपने जो पोजीशन है वो रावड़ के किले में ही बनाई होती है। अब यहाँ पर विचार विमर्श करते हैं राजा दाहिर की हम नदी यानी सिंध नदी को पार करें या फिर अरबों को सिंध नदी पार करने के लिए उनको करने दी जाए। लेकिन अब यहाँ राजा दाहिर की विचार विमर्श करने के बाद में फाइनल होता है कि अरबों को ही नदी पार करने दी जाए। तो वो पार करके जब जाते हैं, जाने के बाद में फिर ये एक बहुत बड़ा युद्ध होता है। इस युद्ध में प्रारंभिक रूप से अरब पराजित होते हैं या फिर पराजित होने की स्थिति में होते हैं, लेकिन तभी मोहम्मद बिन कासिम इस स्थिति को संभालते हैं और अपने सभी सिपा सलारों को इकट्ठा करते हैं, अपनी सेना को मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करने के बाद में अपनी पूरी ताकत के साथ में दोबारा से आक्रमण करते हैं और उस आक्रमण में राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है और उनकी सेना में हथगढ़ में जाती है, जिसके बाद में ये युद्ध उनके द्वारा जीत लिया जाता है। और इस युद्ध के समय पर मोहम्मद बिन कासिम की जो आयु होती है वो 17 वर्ष होती है। तो 17 वर्ष की आयु में एक इतने बड़े अभियान का एक बालक के द्वारा या एक कम उम्र में इतना महत्वपूर्ण नेतृत्व किया गया,
इस क्षेत्र को जीतने के बाद अब जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि इस क्षेत्र में यहां पर एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जहां पर राजा दाहिर के भाई को शासक के रूप में नियुक्त किया गया था वह है ब्राह्मणाबाद। तो अब रावण से जो राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है, उनका बेटा जयसिंह भाग करके ब्राह्मणाबाद पहुंच जाता है, यहां ब्राह्मणाबाद में पहुंच जाता है। अब ब्राह्मणाबाद में जब ये पहुंचते ही तो अब मोहम्मद बिन कासिम इधर की ओर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान करते हैं। बीच के किलों को जीता जाता है और यहाँ पर फिर ब्राह्मणाबाद को भी जीत लिया जाता है। यहाँ से जयसेना भाग करके चित्तौड़ चले जाते हैं, वहां के किले में शरण लेते हैं। यहाँ इस क्षेत्र को जीतने के बाद में अब वापस राजधानी अरोड़ को जीतने के लिए यहाँ प्रस्थान किया जाएगा और फिर राजधानी अरोड़ पर आक्रमण होगा। यहाँ पर इनके पुत्र के रूप में यानी दूसरे पुत्र छोटे बेटे गोपी इस समय आक्रमण के लिए अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर युद्ध होगा। इस युद्ध में भी आसानी से अरोड़ को जीत लिया जाता है। अरोड़ के बाद फिर ऊपर वाले क्षेत्र में मुल्तान, ये महत्वपूर्ण होता है मुल्तान, फिर मुल्तान पर आक्रमण होगा और मुल्तान को आसानी से जीत लिया जाएगा। लेकिन मुल्तान से मोहम्मद बिन कासिम को बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होती है। इसी धन की प्राप्ति के कारण से मुल्तान को ये सोने का शहर भी बोल देता है या बोलता है। इसमें कहा जाता है कुछ किताबों में कि मुल्तान का नाम सोने का शहर रखा गया, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद फिर यहाँ पर ये लगभग कश्मीर के जो कारकोट वंश की राजनीतिक सीमा है वहां तक इनके द्वारा क्षेत्रों को जीत लिया जाता है। अब इस पूरे क्षेत्र में और इधर के पूरे क्षेत्र में इनका अधिकार हो जाता है। लेकिन तभी परिस्थिति परिवर्तित होती है 714 ईस्वी में। जो इराक और ईरान के गवर्नर हैं अल हज्जाज की मृत्यु हो जाती है और अल हज्जाज के ये भतीजे ही मोहम्मद बिन कासिम, इनकी स्थिति कमजोर हो जाती है। उसके बाद 715 में, जैसा मैंने अभी बताया था आपको, 715 में खलीफा की भी मृत्यु हो जाती है। खलीफा की मृत्यु के बाद 715 में जो उनके छोटे भाई खलीफा बनेंगे तो अब मोहम्मद बिन कासिम को और अन्य सिपा सलारों को भी वापस बुला लेते हैं और यहीं पर ही साम्राज्य का विस्तार रुक जाता है। कश्मीर का कारकोट वंश यहाँ पर बच जाता है, आक्रमण नहीं होता। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर राजनीतिक शक्ति बदलती हैं। उत्पल वंश आएगा, लाहौर वंश आएगा, हम बाद में पढ़ेंगे इसके विषय में विस्तार से। मध्यकालीन भारत के जो छोटे छोटे पूर्व मध्यकालीन भारत के जो छोटे छोटे राजनीतिक वंश हैं, इनके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब यहाँ आप जो देखेंगे ये जो युद्ध है, यहाँ पर जो आपको बताया रावण का या राबोर का युद्ध, ये महत्वपूर्ण है, इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। राबोर का युद्ध टाइमिंग होंगी 712 ईडी की, 712 ईस्वी। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर को पराजित करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम यानी कासिम का बेटा, ये मोहम्मद बिन कासिम यहां पर विजय होते हैं और इनके साथ में जो है युद्ध होगा राजा दाहिर का, दाहिर की यहां पर पराजय होती है। तो ये युद्ध सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को पराजित किया था। 712 के राबोर के युद्ध में। इसके बाद कुछ राजनीतिक परिवर्तन होते हैं जब यहाँ पर आक्रमण हो जाता है और इस क्षेत्र में इनका अधिकार हो जाता है कि अरब की जो संस्कृति है वो भारत की संस्कृति के साथ में और भारतीय संस्कृति का प्रभाव अरब संस्कृति के ऊपर पड़ता है। तो कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो यहाँ पर प्रचलित होती हैं, फिर वो भारत में भी यहाँ इन क्षेत्रों में प्रचलित होंगी या प्रारंभ होंगी और भारत की संस्कृति को कुछ क्षेत्रों में या कुछ महत्वपूर्ण चीजों को इनके द्वारा भी एक्सेप्ट किया जाता है। जिसमें भारत में इस क्षेत्र में पहली बार दिरहम नामक सिक्का चलाया गया मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और ये महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा दूसरा, पहली बार जजिया भी लगाया गया। भारत में जजिया को पहली बार लगाने वाला जो यहाँ व्यक्ति है या शासक है वह है मोहम्मद बिन कासिम। तो ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे, दिरहम नामक सिक्का चलाया गया और जजिया कर लगाया गया। तो सिंध में भारत में पहली बार जजिया नामक कर मुस्लिम शासकों के द्वारा या मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है भारत पर अरब आक्रमण के संबंध में।
मैं समझता हूं कि इस सेशन में आपका ये संबंधित जितने भी मैंने आपको बताया है ये सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, और अगर इस सेशन में आपकी जानकारी में और वृद्धि हुई है, आप इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए धन्यवाद। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं।